नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम आज डिस्कस करेंगे आपकी यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षा होने वाली है, चाहे लोअर पीसीएस की परीक्षा हो या फिर अन्य परीक्षाएँ हों, इनके लिए यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं सीधे-सीधे। तो इसी को शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले 2-3 जानकारियाँ आपके साथ साझा कर लूँ। अगर आप लोअर की तैयारी कर रहे हैं, तो लोअर पीसीएस का बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। दरअसल लोअर के लिए आपको बैचेस मिल जाएँगे। अगर आप थ्योरी बैच कंप्लीट करना चाहते हैं, आपने कहीं से नहीं पढ़ी है या आप पढ़ चुके हैं और एडवांस लेवल की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो कंप्लीट थ्योरी बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है? इसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट जॉइन करना चाहते हैं, तो मॉक टेस्ट आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे, इसी लोअर पीसीएस के लिए। और अगर आप टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़ लगाना चाहते हैं, तो आपको ये बैच भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई है। तो यहाँ से जाके आप इन बैचेस से जुड़ सकते हैं, जो कि लोअर पीसीएस के लिए चल रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पर। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 में कह रहा है कि ये स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनको पढ़ो और सही स्टेटमेंट की पहचान करो। पहला कथन कह रहा है, प्रदेश सरकार ने युवाओं में नई पीढ़ी के तकनीकी कौशल के संवर्धन के लिए, गौर करना ज़रा, नई पीढ़ी के तकनीकी कौशल के संवर्धन के लिए नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। फिर इसके बाद कह रहा है सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और ई गवर्नेंस ने नैसकॉम, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज है ना, यही है, नैसकॉम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये भी सही है। इस पहल को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा समर्थित फ्यूचर स्किल्स के माध्यम से शुरू किया है। ठीक, तो ये भी सही है। सारे स्टेटमेंट्स आपके सही हो जाएंगे। अब आगे बढ़ो। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो इन तथ्यों को जान लो पहले। ये जो एमओयू सिग्नेचर किया गया है नेस्कॉम के साथ, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं। जैसे समझौता ज्ञापन, इसके किसके मध्य हुआ है? तो सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और ई गवर्नेंस केंद्र ने इसके साथ किया है, नेस्कॉम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये स्टेटमेंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका कार्यान्वयन कौन करेगा? तो ये जो कार्यक्रम है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्थित एक राष्ट्रीय डिजिटल कौशल विकास मंच फ्यूचर स्किल्स प्राइम के माध्यम से इसको कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक है? कहाँ-कहाँ इसको फ़ोकस किया जाएगा, यानी कौन-कौन से क्षेत्रों में ये काम करेगा? तो साझेदारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जिसको आरपीए कहा जाता है, इस तरह के फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जाते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, 3D प्रिंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल, सोशल टेक्नोलॉजी सहित नई पीढ़ी के तकनीकी जोर पर ध्यान दिया जाएगा। सम्मेलन के अंतिम चरण में आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा एआई प्रज्ञा की भी प्रस्तुति करी गई थी। और इस पहल का जो उद्देश्य है वो है प्रदेश के लगभग 10 लाख नागरिकों को एआई साक्षरता से जोड़ना, उन्हें भविष्य के डिजिटल अवसरों के लिए तैयार करना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं एडिशनल, इनको आप याद रखो। ठीक, और आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में आ जाओ। कह रहा है प्रदेश के किस जिले में पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट इसको इस्टेब्लिश करने की घोषणा करी गई है? आपसे सीधा सवाल पूछा जाए कि यार्न प्रोसेसिंग प्लांट ये इस्टेब्लिश करने की घोषणा करी गई है, ये कहाँ पर स्थापित होगा? ये पूर्वांचल का पहला है, ये स्थापित होगा मिर्ज़ापुर में। तो मिर्ज़ापुर में पूर्वांचल का पहला सूत प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया गया है और इसका उद्देश्य होगा कि इस संयंत्र का उद्देश्य कालीन उद्योगों को स्थानीय स्तर पर संसाधित धागा उपलब्ध कराना, जिससे अन्य राज्यों पर उसकी निर्भरता कम हो सके। अच्छा, इससे आर्थिक महत्व क्या होगा इसका? तो जो मिर्ज़ापुर और भदोही का क्षेत्र है, यहाँ पर हस्त निर्मित कालीन उत्पादन और निर्यात का एक प्रमुख केंद्र के रूप में ये उभरेगा। साथ ही साथ निवेश का आकार कितना है? संयंत्र के लिए लगभग-लगभग 8 करोड़ रुपए निवेश का आकार निर्धारित करने का लक्ष्य साधा गया है। परियोजना पूर्ण होने की समय सीमा क्या है? 2026 अप्रैल तक ये परियोजना, ऐसा अनुमान है कि पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद आ जाओ तीसरे नंबर पर। वर्ड क्या कह रहा है? कह रहा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेला 2026 के आयोजन को सफल बनाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? नाम है मेला सेवा ऐप। ठीक है? मेला सेवा ऐप। अब यहाँ पर देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें इस ऐप से संबंधित जान लेते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ऐप का उद्घाटन किया है। कहाँ के लिए है ये? तो प्रयागराज में मेला, माघ मेला क्षेत्र में जो श्रद्धालु आएँगे, उनकी सहूलियत के लिए
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेला सेवा एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है। इस ऐप के जरिए मेले में आए श्रद्धालुओं को डिजिटल तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये याद रखिएगा। फोर्थ में देखो जरा, चौथे में क्या कह रहा है? कह रहा है कि सही विकल्प की पहचान कर लो भाई। पहला स्टेटमेंट है कि दिसंबर 2025 में सेवा निर्यातकों को, स्टेटमेंट ध्यान से समझना, दिसंबर 2025 डेडलाइन दी है, में सेवा निर्यातकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से विपणन विकास सहायता योजना, ये योजना याद रखो। विपणन विकास सहायता योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है उत्तर प्रदेश। ठीक। फिर कह रहा है 22 दिसंबर 2025 को प्रदेश सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 24496.98 करोड़ रुपए अनुपूरक बजट के रूप में पेश किया है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अब आ जाओ 5 नंबर में। पांचवा क्या कह रहा है? कहा गया है जनवरी 2026 की बात है। जनवरी 2026 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार वर्ष 2025 में घरेलू पर्यटकों की संख्या के मामले में देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ये पूछ रहा है आपसे। पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश। अब यहाँ पर देखो पर्यटकों की संख्या के मामले में एक बार फिर से अपना उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर काबिज हुआ है। राज्य में धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि जो स्थल हैं उनका नवीनीकरण किया जा रहा है और राम मंदिर के निर्माण की वजह से तो पर्यटक आ ही रहे हैं। राज्य में विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में देश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। साथ ही साथ भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2025 में अभी तक उत्तर प्रदेश में 137 करोड़ से अधिक घरेलू पर्यटकों का आगमन हुआ है। इनमें 3.36 लाख विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। अब आ जाओ 6 में। 6 में कह रहा है कि सही विकल्प पहचानो। पहला स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के बासमती चावल को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए टांडा बिजैसी में बासमती सीड प्रोसेसिंग फैसिलिटी सेंटर को स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। क्या ये सही है? हाँ। दूसरे में कह रहा है राजधानी लखनऊ में आयोजित यूपी हेल्थ टेक, इसका आयोजन कहाँ हुआ? कॉन्क्लेव का आयोजन लखनऊ में। इस तरह के स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं आपसे। तो कॉन्क्लेव 1.0 का उद्घाटन तथा यूपीआईएमआरएस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। क्या ये सही है? हाँ, दोनों सही है। अब यहाँ पर आओ जरा, इसके बारे में थोड़ी जानकारियां ले लो। पीलीभीत जिले में बासमती बीज उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र और जैविक प्रदर्शन फार्म की स्थापना की जाएगी। याद रखना, इस जिले में ये होगा पीलीभीत में। टांडा बिजैसी में प्रस्तावित बासमती सीड प्रोसेसिंग फैसिलिटी सेंटर को बनाने के लिए कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। चिंता करने की बात नहीं है, अब हरी झंडी मिल ही गई है तो पक्का है कि बन जाएगा। इसके बाद यहाँ उन्नतशील बीज को तैयार किया जाएगा। करीब 6 हेक्टेयर दायरे में इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। सीड प्रोसेसिंग फैसिलिटी सेंटर बनने से बासमती चावल के उत्पादन और निर्यात को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। ये भी सही है। यानी फिर आ जाओ यहाँ पे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का उद्घाटन किया। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना। एक तो उद्घाटन किसने किया? आदित्यनाथ जी ने। उद्घाटन हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का कहाँ हुआ? यूपी में हुआ। दोनों ही स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं, याद रखना। किसने किया उद्घाटन और कहाँ हुआ ये आयोजन? ठीक। अब आ जाओ 7th में। 7वां क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ो। कह रहा है दिसंबर 2025 की बात है। दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण और उत्तरदायी पर्यावरण पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कौन सा अभ्यारण्य है जिसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? इको सेंसिटिव जोन किसे घोषित किया गया है? ये किया है पार्वती अर्गा शी अभ्यारण्य को। अब पार्वती अर्गा के बारे में कुछ बातें देख लो और ये ऐसा क्यों किया गया है, इको सेंसिटिव जोन क्यों घोषित किया गया है, इसके बारे में भी जान लो। तो सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। इसके प्रमुख बिंदु हैं, ये अवस्थिति इसकी कहाँ पर है? तो गोंडा में। यानी ये जो अभ्यारण्य है ये गोंडा में है। कौन सा प्राधिकरण इसको देख रहा है? तो ये जो घोषणा करी है ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के द्वारा ऐसा किया गया है। उद्देश्य क्या है ऐसा करने के पीछे? तो इस निर्णय का जो उद्देश्य है वो है जैव विविधता को सशक्त बनाना, प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के आवासों का संरक्षण करना और अभ्यारण्य को उत्तरदायी पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है पार्वती अर्गा, इसका क्षेत्रफल और यहाँ पर आवास किसका है? क्षेत्रफल लगभग 1084 हेक्टेयर है
और सर्दियों के मौसम में मध्य एशिया और तिब्बत से आने वाले प्रवासी पक्षियों को ये क्षेत्र आकर्षित करता है। अब आ जाओ 8th में। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है सही स्टेटमेंट पहचान लो। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जनवरी 2026 की बात है। इस समय क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 और आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक कल्याण के लिए एआई कार्यकारी समूह की चौथी बैठक कौन से नंबर की है? चौथी। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? लखनऊ में। क्या ये सही है? हाँ। फिर दूसरा कह रहा है कि जनवरी 2026 की बात है। देश की राजधानी लखनऊ में अशोक लेलैंड के इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण संयंत्र इसका उद्घाटन किसने किया है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी ने। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। जरा इसमें कुछ एडिशनल जानकारियां ले लो। अभिषेक सिंह, ये आईएएस हैं, महानिदेशक हैं एनआईसी के। इन्होंने 12 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 में भाग लिया। इसका आयोजन इंडिया एआई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। तो आयोजन किसने किया है? ये याद रखना, संयुक्त रूप से हुआ है इसका। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ, वाणिज्य और उद्योग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं जितिन प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी और अन्य विभागीय राज्य मंत्री, वरिष्ठ नीति निर्माता, सरकारी अधिकारी और क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं, उनकी उपस्थिति में इसका आयोजन किया गया है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 9th में आ जाओ जरा। दिसंबर 2025 की बात है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित पुलिस मुख्यालय में 2 दिवसीय वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मेलन कौन-सा क्या नाम है सम्मेलन का? पुलिस मंथन 2025 इसका आयोजन किया गया है। इसमें अत्याधुनिक डिजिटल टूल्स यक्ष ऐप और प्राइम जीपीटी लॉन्च किए गए हैं। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है लखनऊ में। लखनऊ, ठीक है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 से पहले मैं इसकी कुछ बातें आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो एप्लीकेशन है यक्ष ऐप ये उत्तर प्रदेश पुलिस का एआई आधारित टूल जिसका हम इस्तेमाल करेंगे अपराधियों, गिरोहों उन पर नज़र रखने के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ स्थित याद रखना पुलिस मुख्यालय में 2 दिवसीय पुलिस मंथन के पहले दिन यक्ष ऐप का शुभारंभ किया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मेलन का उद्घाटन किया है और राज्य में पुलिस व्यवस्था और कानून प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। तो उद्देश्य क्या है? कानून प्रवर्तन को मजबूत करना, पुलिस व्यवस्था बनाए रखना। ये जो एप्लीकेशन है ये एआई संचालित है। चेहरे की पहचान के माध्यम से संदिग्ध तत्वों की पहचान को सुगम बनाता है, अपराध का पता लगाता है, रोकथाम में सहायता करता है, एआई संचालित वॉइस सर्च की सुविधा भी प्रदान करता है। तो ये फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन के। अब आ जाओ 10th में। 10वें में कह रहा है जनवरी 2026 की बात है। हिंदुजा फाउंडेशन के द्वारा तैयार की गई पुस्तक प्रारंभिक उत्तर भारत और इसके सिक्के इसका विमोचन किसने किया है? हमारे सीएम ने किया है। अब आ जाओ यहाँ पे SCORP का हाल ही में अनावरण किया गया है जो भारत का पहला स्वदेशी 4 लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर है। इसे किसने विकसित किया है? इसे टेरा रोबोटिक्स और आईआईटी कानपुर यानी इन दोनों ने विकसित किया है। अब यहाँ पर आओ जरा। ये है मैनिपुलेटर 4 लेग्ड 4 पैरों वाला 3 4। तो टेरा रोबोटिक्स नाम के भारतीय स्टार्टअप ने आईआईटी कानपुर यहाँ पर आईआईटी कानपुर की मदद से भारत का पहला लेग्ड 4 लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट पेश किया है। डॉग रोबो जैसा दिखता है ये और यह रोबोट उन जगहों पर काम करने के लिए बनाया गया है जहाँ इंसानों का होना और उनका काम करना ये खतरनाक हो सकते हैं। इसके अलावा ये है मोबाइल मैनिपुलेटर याद रखना इसको। इसका विकास किसने किया है? बस यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। टेरा रोबोटिक्स और आईआईटी कानपुर। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। ट्रोल में कह रहा है कि 26 दिसंबर 2025 की बात है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धूल रहित थ्रेसर भूसा धूल पृथक्करण यंत्र का नवाचार करने वाली बाराबंकी जिले की बालिका कौन सी ऐसी बालिका है जिसको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है? ये है पूजा पाल जी। पूजा पाल। अब यहाँ पर आओ जरा। इन्होंने क्या काम किया है? तो इन्होंने भूसा और धूल को अलग करने वाली मशीन का आविष्कार किया है और इसी वजह से इनको सम्मानित किया गया है। ये मशीन कृषि गतिविधियों को से निकल जो कृषि गतिविधियां होती हैं उससे निकलने वाली धूल और वायु प्रदूषण को कम करती है। पूजा पाल का यह आविष्कार गेहूं की मड़ाई यानी थ्रेसिंग के दौरान निकलने वाली जो धूल की समस्या है उसका समाधान करती है। ये धूल अगर में चली जाए तो वायु प्रदूषण बढ़ाती है
और किसानों और ग्रामीणों के अगर नासापुटों से अंदर चली जाए तो उन्हें श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनती है। और ये जो मशीन है ये मड़ाई के दौरान हवा में उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने में मदद करती है। इससे खेती का काम अधिक सुरक्षित हो जाता है, स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ हो जाता है। और ये जो पूजा जी हैं, इन्होंने जापान में आयोजित सकुरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था और यहाँ पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आविष्कार का प्रदर्शन भी किया था। ठीक। अब आ जाओ 13 में। 13 में क्या कह रहा है? भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण, इसके द्वारा जारी ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है या कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है जिसे पहला स्थान मिला है? ये है बरेली। ठीक है। बरेली को मिला है पहला स्थान। अब यहाँ पर आओ जरा। भारतीय विमान प्राधिकरण, बरेली हवाई अड्डे ने इस प्राधिकरण के द्वारा ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में बरेली हवाई अड्डे ने पहला स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय स्तर पर यह 7वां है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये पहला है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लो। राज्य स्तरीय उपलब्धि में ग्राहक संतुष्टि में उत्तर प्रदेश में बरेली ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय रैंकिंग की अगर हम बात करें तो सर्वेक्षण किए गए 62 हवाई अड्डों में 7वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है। चूंकि बरेली से संबंधित बातें हैं तो आप बरेली के बारे में याद रखो। उत्तर प्रदेश जीके में इसके लिए आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्लिनिक के संबंध में सही विकल्प की पहचान करो। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नोएडा स्थित सरकारी चिकित्सा विज्ञान संस्थान में इस क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। हाँ, यह नैदानिक आवश्यकताओं और तकनीकी नवाचार के बीच एक सेतु के रूप में काम करता है। हाँ, सारे के सारे सही हैं। 15 में देखो जरा। 15 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वर्चुअल उद्घाटन ये किसने किया है? ये किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, है ना? अब यहाँ देखो। वाराणसी में राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जी ने और इसका नाम क्या है? डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम सिगरा। यहाँ पर होगा। 4 से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाली 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में पूरे भारत से भागीदारी देखने को मिलेगी। सामान्यतया इसमें लगभग 58 टीमों का प्रतिनिधित्व होगा और 1000 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में तीसरा संसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? फिर से समझो। कौन से नंबर का है? किस जिले में तीसरे नंबर का? क्या है ये? संसद खेल महोत्सव। इसका आयोजन कहाँ हुआ? आगरा में। ठीक, आगरा में हुआ है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ यहाँ पे। ध्यान से देखो। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं पीसी राधाकृष्णन, इन्होंने उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित तीसरे संसद खेल महोत्सव को संबोधित किया और युवाओं से कहा है कि नशीली दवाओं को ना कहें और खेलों को हाँ कहें। यानी अगर आप नशा करते हैं, नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, तो उनको ना कहो और साफ स्वच्छ खेलो। और इसी संदेश को देते हुए उन्होंने ये खेल शुरू कराया। अच्छा, यहाँ पर मुख्य बिंदु देख लो। संसद खेल महोत्सव ये युवाओं में भागीदारी, अनुशासन, टीम वर्क और समग्र व्यक्तित्व विकास को प्रोत्साहित करता है और खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। साथ ही साथ नशीली दवाओं के विरुद्ध युवाओं में संदेश भी देता है। अब आ जाओ 17 में। 17 कह रहा है 3 दिवसीय 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन और विधायी निकायों के सचिवों का 62वां सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ लखनऊ में। फिर से समझ लो इसको। इस तरह के सम्मेलन पूछे जाते हैं। 3 दिवसीय था ये। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन और विधायी निकायों के सचिवों का 62वां सम्मेलन। ये लखनऊ में हुआ है। ठीक है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन ये कहाँ हुआ? राजधानी लखनऊ में और 3 दिवसीय था ये। इस सम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के जो माननीय राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल इन्होंने किया है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में संबोधन दिया है। याद रखिएगा दोनों स्टेटमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर कहे ये जो 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है कहाँ हुआ? लखनऊ में। इसका उद्घाटन किसने किया? तो आनंदीबेन जी ने किया। ठीक। और अगर पूछे कि इसका मुख्य संबोधन किसने दिया है तो ओम बिड़ला साहब ने दिया है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो?
आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। 18 कह रहा है कि 5 जनवरी 2026 को इन्वेस्ट यूपी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? ये प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश। गौर करना जरा। भारत सरकार ने डीरेगुलेशन 1.0 में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है और ये रैंकिंग व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी, निवेश अनुकूल बनाने के उद्देश्य से 23 प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रों के प्रभावी और समग्र क्रियान्वयन के आधार पर ये जारी किया गया है। इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने सभी 23 सुधारों को पूर्ण रूप से लागू किया है। ठीक है? तो आगे बढ़ें। कुल मिला के यहाँ पर 23 सुधार याद रखना और इसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है अपने उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। 19 कह रहा है कि 17 जनवरी 2026 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से नदी व मुहाना क्षेत्र डॉल्फिन का दूसरा व्यापक क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? ये कहाँ से शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है बिजनौर से। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा व्यापक डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से शुरू हुआ है। देश भर में नदियों और मुहानों में पाई जाने वाली डॉल्फिनों की संख्या का दूसरा व्यापक सर्वेक्षण है ये। ठीक है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हमें ये भी बताया है कि ये जो सर्वेक्षण है, ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत 2 चरणों में किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया है कि पहले चरण में सर्वेक्षण में बिजनौर से गंगा सागर तक गंगा के मुख्य भाग और सिंधु को शामिल किया गया है। जबकि ये जो दूसरा चरण है, उसमें ब्रह्मपुत्र, गंगा की सहायक नदियाँ जैसे सुंदरबन और ओडिशा क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। 20 क्या कह रहा है? कह रहा है सही स्टेटमेंट पहचानो। 16 जनवरी 2026 की बात है। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की समृद्ध और विविधतापूर्ण खान-पान परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एक जनपद एक व्यंजन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। क्या ये सही है? हाँ। अब यहाँ पर देखो, एक जनपद एक उत्पाद आपने योजना पढ़ी है, लगातार पढ़ रहे हो। अब इसी की तर्ज पर एक नई योजना आ गई है। एक जनपद एक व्यंजन। ठीक है? 6 जनवरी 2026 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण जिसे एसआईआर कहा जाता है, इसके तहत जारी मसौदा मतदाता सूची में 2.89 करोड़ नाम हटा दिए हैं, लगभग 18.7%। तो ये भी सही है। दोनों कथन सही हो जाएँगे। अब यहाँ पर देखो, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले के देसी व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने के लिए ओडीओसी, वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन योजना को शुरू किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में एक जिला एक व्यंजन पहल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रत्येक जिले के पारंपरिक खान-पान और पेय पदार्थों को एक विशिष्ट पहचान देना। ये राज्य के प्रमुख एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के ही अनुरूप होगा। बात समझ पा रहे हो? तो जैसा ओडीओपी है, वैसा ही ओडीओसी है। तो अब यहाँ पर देखो, उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में एक जिला एक व्यंजन योजना का अनावरण किया गया। इसका उद्देश्य है, जैसे आगरा का पेठा है, मथुरा का पेड़ा है, लखनऊ का मलाई मक्खन है, कानपुर के समोसे बहुत फेमस हैं, है ना? आइए बिरहाना रोड में, तो समोसे काफ़ी अच्छे मिलते हैं। जैसे राज्य के व्यंजनों को जीआई टैग के माध्यम से वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करना है। इस ओडीओपी पहल ने उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। ठीक उसी प्रकार से ओडीओसी में हर एक जिले का एक व्यंजन, इसको भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। ठीक है? और आगे बढ़ो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 21, 21 में देखो, सही विकल्प की पहचान करो। आगरा के 104 ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे क्या? हाँ। इस परियोजना का कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग द्वारा हो रहा है। हाँ। प्रत्येक पुस्तकालय पर लगभग 4 लाख रुपए का व्यय आएगा। हाँ, सही है। पुस्तकालयों का प्रबंधन स्थानीय स्तर पर ग्राम प्रधान और सचिव महाराज करेंगे। ये भी सही है। सारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक। अब इसमें ध्यान से देखो, कह रहा है कि प्रत्येक लाइब्रेरी पर सरकार करीब 4 लाख रुपए खर्च कर रही है।
2 लाख रुपए पुस्तकों और 1.3 लाख रुपए डिजिटल उपकरण और लगभग 7,000 रुपए फर्नीचर पर इसमें खर्च किए जाएँगे, ठीक है? तो अगर आप सचिव बनते हैं, तो बहुत सारा काम आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि गाँव का विकास आप कैसे करेंगे, है ना? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ। कह रहा है सही विकल्प की पहचान करो। उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 के अंतर्गत सेवा निर्यातकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से अपनी तरह की पहली विपणन सहायता योजना का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश इस नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत लक्षित लाभार्थी उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन ब्यूरो में पंजीकृत सेवा निर्यातक होने चाहिए। ये भी सही है। सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ पाए? अब इसमें कुछ बातें हैं, आओ जरा इनको डिस्कस कर लें। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 के अंतर्गत सेवा निर्यातकों को सशक्त बनाने के लिए अपनी तरह की पहली विपणन सहायता योजना इसका शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नीति लागू करने वाला उत्तर प्रदेश इस प्रकार की नीति लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। वित्तीय सहायता प्रावधान इसमें क्या है? विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले एवं प्रदर्शनियों में अगर भाग लेना है तो सहभागिता के लिए स्टॉल किराए की लागत का 75% तक लगभग 2 लाख रुपए आवंटित होगा। एक प्रतिभागी के लिए इकोनॉमी क्लास हवाई यात्रा व्यय 75% तक, भारत में आयोजित कार्यक्रमों के लिए 50,000 रुपए, स्टॉल किराया, यात्रा व्यय 25,000 रुपए, ये उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ 23 में। कह रहा है कि हाल ही में काशी विंध्य क्षेत्र इसके गठन की चर्चाएं चल रही हैं जोरों शोरों पर और इसके संबंध में सही विकल्प की पहचान भी आपको करनी है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि काशी विंध्य क्षेत्र में वाराणसी, विंध्याचल मंडल के कुल 7 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि काशी विंध्य क्षेत्र प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे हमारे सीएम और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे इसके मुख्य सचिव, जो कि आवास से संबंधित होंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पर देखो जो काशी विंध्य क्षेत्र है, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है। तो इसमें जो हमारे मुख्यमंत्री जी होंगे, वो होंगे प्राधिकरण के अध्यक्ष। ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है आपका, याद रखिएगा। काशी विंध्य क्षेत्र प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा? सीएम। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? वाराणसी में। अब इसमें कौन-कौन से जिलों को शामिल किया गया है? लिखा है 7 जिले। तो वाराणसी मंडल के अंतर्गत आने वाले वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और विंध्य मंडल के मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, इन सबको काशी विंध्य क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है। ठीक है? अब आ जाओ 24 में। 24 क्या कह रहा है? 24 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश अनुपूरक बजट 2025-26 के संबंध में सही विकल्प की पहचान करो। पहला स्टेटमेंट है सरकार ने 2025-26 के लिए 24,496.98 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। बिल्कुल सही है। ये जो अनुपूरक बजट है 3.03% है मूल बजट का जो फरवरी में पेश किया गया था। तो ये दोनों सही हैं। अब यहाँ पर देख लो जरा ये अनुपूरक बजट क्या होता है? अनुपूरक बजट एक ऐसा वित्तीय दस्तावेज होता है जो मुख्य बजट के बाद पेश किया जाता है। जब सरकार को पहले से पारित बजट से अधिक खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है और चूंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो नई-नई योजनाएँ आपात स्थितियाँ कभी-कभी आ जाती हैं, विकास कार्यों में वृद्धि करनी होती है, तब पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय अनुपूरक बजट लाया जाता है, ठीक है? इसको बोलते हैं यूपी सप्लीमेंट्री बजट 2025-26 ये लाया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया है और इसकी ये राशि है। अच्छा ये मूल बजट का कितना है? मूल बजट का 3.3% है। इसमें राजस्व व्यय के लिए 18,639.3 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय के लिए 6127.68 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25 में 25 कह रहा है कि सही विकल्प की पहचान करो। 25 दिसंबर 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती और सुशासन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ में। अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय साहब की 65-65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थापित की गई हैं। सही है। फिर आ जाओ प्रेरणा स्थल के बारे में कुछ बातें और जान लें। प्रेरणा स्थल में राष्ट्रवाद के प्रतीक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भव्य कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण ये किया है, राज्य ललित कला एकेडमी ने करवाया है। निर्माण के लिए लगभग 21 करोड़ रुपए की धनराशि एलडीए की ओर से जारी की गई है। इन प्रतिमाओं में पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब की प्रतिमा है, जो कि प्रसिद्ध राम सुतार आर्ट क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसी फर्म ने दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी निर्माण किया था, है ना? और इन प्रतिमाओं का सौंदर्यीकरण लाइटनिंग और प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से किया जा रहा है। बसंत कुंज में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 65 एकड़ के क्षेत्र में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण कराया है। ठीक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आ जाओ 26 में, कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत सही विकल्प की पहचान करो। फिर से समझो क्या कह रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत सही विकल्प की पहचान करो। पहला स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में रोजगार औद्योगिक क्षेत्र विकास को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया है। क्या ये सही है? हाँ। फिर कह रहा है कि राज्य सरकार का एक विभाग है एमएसएमई और कौशल विकास एजेंसियों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम के लिए इसमें कार्य किया जाएगा। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पर कह रहा है कुछ एडिशनल नोट्स देख लो। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को रोजगार कौशल प्लेसमेंट से सीधे जोड़ने की दिशा में योगी आदित्यनाथ जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन की कार्य योजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जनपद में कम 50 एकड़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और कौशल विकास केंद्र इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो ये डेटा याद रखना महत्वपूर्ण है आपके लिए, 50 एकड़। अब आ जाओ 27 में। 27 कह रहा है कि 4 जनवरी 2026 की बात है। विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, यहाँ पर प्रदेश के पहले राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का औपचारिक उद्घाटन किया गया है। ये कौन से जिले में किया गया है? लखनऊ में। लखनऊ। फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में अपने पहले राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। क्या आपको पता है इस पुस्तकालय का उद्घाटन जो किया गया है वो ब्रेल लिपि के जो आविष्कारक थे लुई ब्रेल की जयंती पर किया गया है? अगर नहीं पता है तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28 में आओ। कह रहा है उत्तर प्रदेश मंत्रि परिषद ने जीसीसी नीति 2024 की नियमावली 2025 को मंजूरी दी है। इसके संबंध में सही विकल्प की पहचान कर लेनी है आपको। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इन्वेस्ट यूपी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। बिल्कुल सही है। ये जो नियमावली है नीति 2024 की अधिसूचना की ही तिथि से लागू की जाएगी, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब आ जाओ 29 में, क्या कह रहा है? हाल ही में सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से जुड़े पेंशन धारकों की कितनी पेंशन देने का वादा किया है? यानी पेंशन की राशि बढ़ा दी है, 500 रुपए, है ना? 1500 कर दिया गया है। फिर 30 में कह रहा है कि भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक ये कहाँ पर खोला गया है? ये ग्रेटर नोएडा में। तो यहाँ तक बात आप समझ पाए? सबसे पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित पद्म पुरस्कार 2026 में उत्तर प्रदेश को कितने सम्मान प्राप्त हुए? उत्तर प्रदेश को सम्मान प्राप्त हुए हैं टोटल 11। ये अब यहाँ पर आओ, किसे-किसे पुरस्कार मिले हैं, ये जानकारियाँ आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले पद्म अवार्ड्स 2026 में उत्तर प्रदेश को 1 पद्म विभूषण मिला है और 10 मिले हैं पद्मश्री, ठीक है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे बीएचयू भी कहा जाता है, लंबे समय से यहाँ जुड़ी रही हैं, सुप्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। इनका ये जो कला है, ये भी याद रखना है। इनका नाम है एन राजम। इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है। तो एन राजम को क्या मिला है? पद्म विभूषण। किससे संबंधित हैं? वायलिन से। और कहाँ से संबंधित हैं? किस विश्वविद्यालय से? बीएचयू से। अब आ जाओ, पद्मश्री से सम्मानित कौन-कौन सी विभूतियाँ हैं? जैसे मंगला कपूर हैं, वाराणसी से संबंधित हैं, संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट इन्होंने योगदान दिया है। श्याम सुंदर संक्रामक रोगों से संबंधित हैं ये। राजेंद्र प्रसाद फेफड़ा रोग से यानी चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित हैं। और केवल कृष्ण ठकराल, ये आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित हैं। चिरंजी लाल यादव, इन्हें भी पद्मश्री मिला है, मुरादाबाद से संबंधित हैं और ये कला क्षेत्र में पारंगत हैं। अशोक कुमार सिंह गाजीपुर से हैं, कृषि के क्षेत्र में ये पारंगत हैं। बुद्ध रश्मि मणि, ये पुरातत्व क्षेत्र में जानकार हैं ये। रघुपत सिंह कृषि के लिए जानकार हैं और ये मुरादाबाद से संबंधित हैं।
अनिल कुमार रस्तोगी कला के क्षेत्र में जानकार हैं ये, और प्रवीण कुमार ये खेल के क्षेत्र में जानकार हैं। ठीक है? खेल के क्षेत्र में ये प्रवीण हैं। तो ये हैं टोटल लोग जिन्हें पद्मश्री मिला है, और ये हैं एन राजम जी जिन्हें पद्म विभूषण मिला है। तो टोटल हो गए 10 पद्मश्री वाले और एक हो गए पद्म विभूषण वाले, टोटल हो गए 11 हस्तियां उत्तर प्रदेश से संबंधित। याद रखो, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आ जाओ। यहाँ पर कह रहा है कि 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा 24 जनवरी को। इसी के अवसर पर उत्तर प्रदेश ने राज्य का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने वाले कुछ शख्स हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 से नवाजा गया है। ये कितने लोग हैं? ये हैं 5 लोग। कौन-कौन हैं? ये लोग हैं। इनके बारे में याद रखना। शुभांशु शुक्ला हैं, लखनऊ से हैं ये। अलख पांडे, शिक्षा के क्षेत्र में आप सभी ने सुना होगा पीडब्ल्यू के बारे में, ठीक है? हरिओम पवार, ये बुलंदशहर से संबंधित हैं। इनकी काव्य कृतियां हैं काला धन, घाटी के दिल की धड़कन, मैं तैरते लोकतंत्र का बयान हूँ, बागी हैं हम, इंकलाब के गीत सुनाते जाएंगे। ये इनकी कृतियां हैं। चर्चा में हैं डॉक्टर हरिओम पवार जी। याद रखिएगा, इनकी काव्य कृतियां आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। रश्मि आर्या और डॉक्टर सुधांशु सिंह, इन सबको मिला है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। और आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर तीसरे में आ जाओ। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की आधारशिला रखी है। सवाल ये है कि ये जो आधारशिला है, ये किसके सहयोग से इसको विकसित किया जा रहा है? ये एचसीएल समूह और ताइवान की है फैक्सकॉन कंपनी। इन दोनों के सहयोग से इसको विकसित किया जाएगा। यानी सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आ जाओ। चौथा, चौथे को पढ़ने से पहले थोड़ी बातें यहाँ पर ध्यान दो। फरवरी 2026 में गौतम बुद्ध नगर में एक सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की आधारशिला रखी जाएगी। फरवरी 2026 की बात है। इसमें निवेश कितना होगा? देखो, एचसीएल और फैक्सकॉन के बीच में एक संयुक्त उद्यम ये स्थापित किया गया है, जिसमें लगभग 3700 करोड़ रुपए निवेश का अनुमान है। 22 फरवरी को श्री मोदी जी ने 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के शेष हिस्सों का भी उद्घाटन किया है। याद रखें, ये दिल्ली के सराय काले खान को मेरठ के मोदीपुरम से जोड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना। इसी के साथ साथ एक और काम हुआ है। काम ये हुआ है कि 13 स्टेशनों वाला 23 किलोमीटर लंबा मेरठ मेट्रो कॉरिडोर को भी शुरू किया गया है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली महत्वपूर्ण बात ये है कि सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा को लॉन्च किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के शेष हिस्सों का उद्घाटन किया गया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरठ में मेट्रो कॉरिडोर भी शुरू किया गया है। ठीक है? अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन में। चौथा क्या कह रहा है? सही विकल्प की पहचान करो। 30 सालों के उपग्रह आंकड़ों के आधार पर सूर्य के आंतरिक एवं अदृश्य चुंबकीय क्षेत्रों का पहला 3D मानचित्र आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। क्या ये सही है? हाँ, याद रखें 3D मानचित्र विकसित किया किसने है? आईआईटी कानपुर ने। भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय पायलट चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में लॉन्च किया गया। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? चौधरी चरण सिंह मेरठ में। ठीक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में। तो ये दोनों कथन आपके सही है, यानी कि उपर्युक्त दोनों। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको पहले देख लो। आईआईटी कानपुर ने 30 वर्षों के उपग्रह आंकड़ों का प्रयोग करके सूर्य के आंतरिक और अदृश्य हिस्सों का मानचित्रण किया है। किया किसने है? आईआईटी कानपुर ने। कितने सालों का अध्ययन किया है? कितने वर्षों के उपग्रह आंकड़ों का अध्ययन किया है? 30 साल लिए गए हैं। अच्छा, इसमें उपलब्धि क्या रही? आईआईटी कानपुर की शोध टीम ने एक त्रि-आयामी, थ्री डायमेंशनल 3D डायनेमो मॉडल विकसित किया है, जो 3 दशक, याद रखें 30 साल की मेहनत का परिणाम है। यानी 30 साल के आंकड़ों को लिया गया इसमें। 3 दशकों के सौर चुंबकीय क्षेत्र के अवलोकनों को समाहित करके सूर्य की आंतरिक चुंबकीय संरचना का मानचित्रण किया गया है। ठीक है? यह अध्ययन किसने किया है? आईआईटी कानपुर के भौतिक विभाग के सौम्यदीप चटर्जी के नेतृत्व में किया गया है। डेटा का स्रोत क्या है? इस मॉडल में नासा के एसओएचओ और एचडीओ जैसे उपग्रहों द्वारा लंबे समय तक एकत्र किए गए आंकड़ों का उपयोग किया गया है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप? चलो भाई, और आगे बढ़ें। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लो। भारत सरकार ने
भारत के पहले एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है? याद रखें, एमएसडीई गूगल क्लाउड और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के बीच ये ऐतिहासिक सहयोग है और इस सहयोग की घोषणा भी करी गई है। इसमें सीसीएसयू यानी कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय शैक्षणिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों में एआई उपकरणों को तैनात करने और प्रशिक्षण करने के लिए एक राष्ट्रीय जीवंत प्रयोगशाला के रूप में ये काम करेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन तथ्यों को याद रखो। और आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। ध्यान से पढ़ो इसको। कह रहा है कि 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर डॉक्टर शुभांशु शुक्ला को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। क्या बता सकते हो इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध है लखनऊ से। ग्रुप कैप्टन रहे हैं, कैप्टन है शुभांशु शुक्ला जी। इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। याद रखना, शुक्ला यानी कि शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले ये दूसरे भारतीय हैं और एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय अंतरिक्ष सेवा केंद्र पर कदम रखने वाले ये पहले भारतीय हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। 6 क्या कह रहा है? 6 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण को स्थापित करने की घोषणा करी है? ये राज्य है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा अब ये जो प्राधिकरण है इसके बारे में 2-3 बातें याद रखो। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण की स्थापना की घोषणा करी है। किसके नेतृत्व में? हमारे सीएम के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य वर्ष 2030 तक लगभग 5 गीगावाट, याद रखना 2030 तक। किसका लक्ष्य है? उत्तर प्रदेश का। 2030 तक कितना है लक्ष्य? 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता स्थापित करना। ये डेटा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि भारत के अग्रणी डेटा सेंटर अवसंरचना केंद्रों में उत्तर प्रदेश शामिल हो जाएगा। इसमें बजटीय प्रावधान क्या किया गया है? राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण की स्थापना और उसके प्रभावी संचालन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक, 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और आगे बढ़ो जरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ गोरखपुर में प्रस्तावित, किसके साथ, ये सवाल को समझो। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ गोरखपुर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ किया है हस्ताक्षर? फिर से समझो, इस सवाल को ध्यान से समझना। कह रहा है कि एक स्टेडियम बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। ये कहाँ बनेगा? साफ साफ लिख दिया है, बनेगा गोरखपुर में। तो भैया उत्तर प्रदेश सरकार ने एमओयू पर साइन किया है। अब साइन किया है तो किसी के साथ किया होगा, ये किया गया है इंडियन ऑयल कारपोरेशन के साथ। ठीक, इसमें कुछ डेटा दिया गया है। गोरखपुर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ तक तो बात समझ गए। और इसमें पैसा कौन देगा? लगभग 60 करोड़ रुपया दे रहा है, तो इंडियन ऑयल देगा। और इसी वजह से इंडियन ऑयल और भारत उत्तर प्रदेश की सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं, समझौता किया है। अब यहाँ पर देखो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार और इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के मध्य ये समझौता संपन्न हुआ। ठीक, आगे बढ़ें। देखो, क्वेश्चन नंबर 8वें में आ जाओ। 8वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों में 2 नए विश्वविद्यालय खोलने के लिए अध्यादेश 2026 पेश किया गया। अब ये जो 2 विश्वविद्यालय हैं, ये किन जिलों में खोल रहे हैं? एक तो भदोही में और दूसरा शाहजहांपुर में। तो ये 1 और 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम विकसित किया जा रहा है? भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम विकसित किया जा रहा है फिरोजाबाद में। ठीक है, फिरोजाबाद में विकसित किया जा रहा है। कुछ तथ्य देख लो फिरोजाबाद से संबंधित जो आपसे पूछे जा सकते हैं। भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में विकसित किया जा रहा है। इसे भारत की ग्लास सिटी भी कहा जाता है, याद रखिएगा फिरोजाबाद को। तो ये जो परियोजना है शहर के कांच चूड़ी विरासत को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर ग्लास म्यूजियम को स्टैब्लिश किया जा रहा है। ये जो पहल है उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा ये संचालित है और अनुमानित लागत कितनी आएगी? लगभग 47 करोड़ रुपए अनुमानित लागत आएगी। ठीक है, बस इतनी बातें याद रखो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में, 10 में। सही कथन की पहचान करो। सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन कार्यक्रम जो मंत्रालय है उसके अधीन कार्यरत प्रमुख केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली प्रशिक्षण एकेडमी ने अपना 18वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? नोएडा मनाया है, ग्रेटर नोएडा में। तो ये तो सही है। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र 2026 का आयोजन 16 से 20 फरवरी 2026 को किया गया। क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। अब जरा इसको ध्यान से पढ़ो।
भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली गौर करना प्रशिक्षण एकेडमी जिसको कहते हैं NSSTA, इसने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश स्थित नॉलेज पार्क 2 के महाल नोबिस सभागार में अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है। इस वर्ष का विषय क्या था? 2047 में विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए आधिकारिक सांख्यिकी के लिए क्षमता निर्माण की पुनर्कल्पना करना, ये था इसका विषय। विषय को ध्यान रखना, 2047 में विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए आधिकारिक सांख्यिकी के लिए क्षमता निर्माण की पुनर्कल्पना करना। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर जिसने नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण सुनिश्चित कर लिया है, ये आंसर होगा लखनऊ। फिर से समझ लो, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर कौन सा है जिसने नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण सुनिश्चित किया है? ये है लखनऊ। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं यहाँ पर आपसे साझा करता हूँ। उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर बना है लखनऊ, जहाँ ताजे कचरे का डंपिंग स्थल शून्य है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत लखनऊ ने नगर पालिका ठोस कचरे के 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण का लक्ष्य हासिल किया है। ठीक है, नव स्थापित शिवारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता है कितनी? प्रतिदिन की है इसकी 700 मीट्रिक टन। लखनऊ में घर घर कचरा संग्रहण की दक्षता ये कितनी हो गई है? 96, 96.5% हो गई है घर घर से कचरा संग्रहण करने की दक्षता। और कचरे को अलग अलग करने का स्तर ये लगभग 70% है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, याद रखो। अच्छा, यहाँ पर एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, शिवारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, इसके शुभारंभ के साथ कुछ खास बदलाव आए हैं। जब से ये शुरू हुआ है, कहते हैं लखनऊ की शहरी स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। और स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत नगर पालिका ठोस कचरे के 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण को लखनऊ ने प्राप्त किया है। और आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर नेटवर्क की आर्द्रभूमि सूची में शामिल किए जाने की घोषणा करी है। किसे किया है पटना पक्षी अभयारण्य को? सवाल यह है कि ये कहाँ पर है? ये है एटा जिले में। इसके अलावा 13 में देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? भारत का पहला राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा सकता है। पहला गौ राष्ट्रीय सांस्कृतिक संग्रहालय की स्थापना ये कहाँ पर की गई है? ये करी गई है मथुरा में। ठीक है, मथुरा, इसको पढ़ो ध्यान से। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने देश की समृद्ध विरासत और पशुधन से जुड़ी वैज्ञानिक समझ को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मथुरा में भारत का पहला राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है। ये जो संग्रहालय है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक, तो स्थान कहाँ है? संग्रहालय कौन सा है? किस सरकार की योजना है ये? और इससे किसे विरासत में मदद मिलेगी? तो ये सारी की सारी बातें हमने आपसे साझा करी हैं, इनको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ जरा। 14 कह रहा है कि सही कथन की पहचान करो। पहला स्टेटमेंट है आईआईटी कानपुर और आईसीएमआर राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य एवं डेटा विज्ञान अनुसंधान के सहयोग से। ठीक, यहाँ तक समझ गए? सहयोग से क्या हो रहा है? अब कह रहा है कि फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन हुआ। अब ये आयोजन किया किसने? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। इस स्टेटमेंट को एक बार फिर पढ़ो ध्यान से। कह रहा है कि आईआईटी कानपुर ले लो और आईसीएमआर राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य और डेटा विज्ञान अनुसंधान ले लो। इनके सहयोग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किसका आयोजन किया है? फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया। तो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में स्थित राज्यपाल का जो आधिकारिक आवास था, इसका नाम हुआ करता था राजभवन। अब ये बदल दिया गया, अब इसको कर दिया गया है जनभवन। क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। अब इसको ध्यान से पढ़ो तो कुछ चीजें आपको और पता चलेंगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने क्या किया है? आईआईटी कानपुर में स्वास्थ्य देखभाल के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन आयोजित किया। इस पहल का मकसद क्या है? भारत के स्वास्थ्य देखभाल इकोसिस्टम के लिए सुरक्षित और स्केलेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधानों को आगे बढ़ाना इसका प्रमुख टारगेट है। ठीक है, ये डेटा आप पढ़ लीजिए।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ो और बताओ कि कौन से कथन सही है। सबसे पहला दिया है कि 12 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026-27 से 28-29 की अवधि के लिए एक नीति को मंजूरी दी है। ये नीति कहलाती है आबकारी निर्यात नीति। इसका टाइम पीरियड याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आबकारी निर्यात नीति, इसका टाइम पीरियड है 2026 से लेकर 29 तक। अच्छा, अब बजट की बात कर लो। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2026-27 के आधार पर देश का पहला केंद्र जहां टर्शियरी के बाद क्वार्टनरी हेल्थ केयर सेंटर की स्थापना की जाएगी, वो राजीव गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल, ये दोनों ही सही हैं। ये दोनों सही हैं। अब इस नीति के बारे में 2 बातें याद रखना। कौन सी नीति? आबकारी निर्यात नीति। सबसे पहली बात तो ये है कि 2026 से लेकर 29 की अवधि है इसकी। अवधि पूछी जा सकती है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब सवाल ये है कि उद्देश्य क्या है इस नीति का? तो इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है शराब, एथेनॉल के निर्यात को बढ़ाना, उत्तर प्रदेश में निर्मित ब्रांडों की वैश्विक उपस्थिति को सुदृढ़ करना, निवेश आकर्षित करना और सामाजिक आर्थिक लाभों को बढ़ाना। ये है इसका उद्देश्य। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो यह नीति निर्यात को प्रतिस्पर्धी और प्रोत्साहन आधारित उपायों का एक समूह बनाती है। इसके अलावा बोतलिंग शुल्क, निर्यात पास शुल्क, फ्रेंचाइजीज शुल्क और विशेष शुल्क की दरों में निर्यात के लिए न्यूनतम स्तर तक घटाया गया है। याद रखें, ये जो घटाया गया है, ये पेय क्षमता के 25% के बराबर है। ठीक है, पेय क्षमता के 25%। अब यहाँ पर आओ, अन्य राज्यों को गुण आधारित एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, इसको कहते हैं ENA, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल के निर्यात पर शुल्क घटाकर कितना किया गया है? 50 पैसा, 0.5 प्रति लीटर। ठीक है, और बाकी बातें तो याद ही रखनी है, लेकिन ये बात जरूर याद रखना, पहली बार 3 साल के लिए अवधि, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3 साल के लिए 26 से लेकर 29 की अवधि के लिए एक अलग आबकारी निर्यात नीति लागू की गई है। इससे निवेशकों को दीर्घकालिक नियामकीय स्थिरता मिलेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3 साल, कितने साल के लिए लागू करी गई है? 3 साल के लिए, 26 से लेकर 29। इसको बार बार याद करो, लेखपाल के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प की पहचान करो। अब इसमें सही विकल्प की पहचान करनी है आपको। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ो। फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया जो बजट है 2026 वाला, उसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान, हर हाथ को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश। ये है इसकी थीम। बिल्कुल ठीक बात है, सही है। दूसरे में आ जाओ, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो बजट 2026-27 पेश किया गया है, उसमें मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत बीमा प्रीमियम का 85% तक अंश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ये डेटा याद रखना। योजना इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है लेखपाल के लिए। 2000 क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प नंबर 2, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2। इसमें आपसे बीमा प्रीमियम कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा? याद रखें 85%। ठीक, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, अर्थात सी पार्ट इसमें सही हो जाएगा। अब आ जाओ जरा यहाँ पर, कुछ बातें देख लो। कौन कौन सी बातें? उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि संपत्ति पंजीकरण के आधार के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य किया जाएगा। और ये आधार आधारित प्रमाणीकरण ये से लागू हो रहा है। ये तारीख केवल आपके लिए महत्वपूर्ण है, 1 फरवरी 2026। आगे बढ़ें, ये है तारीख वो, 1 फरवरी 2026। देख लो, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से आधार आधारित प्रमाणीकरण ये कब से लागू हुआ है? 2026 से लागू हुआ है 1 फरवरी से। ठीक है, ये तारीख महत्वपूर्ण है। और आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, कह रहा है कि सही विकल्प की पहचान करो। उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में एरोनॉटिक्स और रक्षा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा किसने करी है? मोदी जी ने करी है। दूसरा, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद, उसकी योजना चल रही थी। इसी योजना की तर्ज पर एक जिला एक व्यंजन पहल को भी इसने शुरू किया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब यहाँ पर आओ,
एक जिला एक व्यंजन को जरा चेक करो। देखो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में एक जिला एक व्यंजन पहल का शुभारंभ किया। इसे शॉर्ट में कहते हैं ओडीओसी। ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रत्येक जिले के पारंपरिक खान-पान और पेय पदार्थों को एक विशिष्ट पहचान देना। ठीक है? ये राज्य के प्रमुख एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अनुरूप ही होगी। अच्छा, इसमें उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और वहीं से इस योजना का अनावरण किया गया है। ये तो बात समझ गए आप लोग। इसका उद्देश्य क्या है? एक जिला एक व्यंजन, है ना? एक जिले का एक व्यंजन आइडेंटिफ़ाई किया जाएगा, फिर उसको राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहचान दी जाएगी, जैसे आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा, लखनऊ की मलाई मक्खन, कानपुर का समोसा बहुत फ़ेमस है, आपने खाए होंगे बिरहाना रोड के, है ना? तो ख़ैर, ये सारे के सारे हैं, तो डेटा है, इनको याद रखो। और भी आगे जो व्यंजन है, सरकार उनको आइडेंटिफ़ाई कर रही है, जैसे ही लिस्ट आती है, मैं आपको सारे के सारे व्यंजन जिलों के बताता हूँ। 24 से 26 जनवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आयोजित 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश दिवस की थीम क्या रही है? उत्तर प्रदेश दिवस अभी मनाया गया है। आप सबको पता होगा 24 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 2026 तक मनाया गया है। आपसे इसकी थीम पूछ रहा है कि थीम बताओ। थीम बता दो, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, ये है थीम इसकी। मुख्य सचिव हैं एसपी गोयल साहब। इन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश दिवस 2026 का जो आयोजन है 24 से 26 जनवरी तक मनाया गया। इस वर्ष आयोजन की जो थीम रही है विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश रखी गई। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित किए गए और जनपद स्तर पर भी प्रमुख कार्यक्रमों का भव्य आयोजन भी किया गया है उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 में आओ। कह रहा है कि सरकार ने मेरठ मेट्रो के परिचालन की घोषणा की है। इसके संबंध में ये कथन दिए हैं, सही विकल्प की पहचान करो। मेरठ मेट्रो परियोजना 23 किलोमीटर में फैली है। एलिवेटेड कितना है? 16 किलोमीटर और अंडरग्राउंड कितना रहेगा? 7 किलोमीटर। इसमें 13 स्टेशन होंगे और भारत की ये सबसे तेज मेट्रो होगी। सी पार्ट इसमें सही है। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। इसमें आ जाओ। हाल ही में चर्चा में रहा भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्टता केंद्र। इसके संबंध में सही विकल्प की पहचान करो। ये जो उत्कृष्टता केंद्र है ये कानपुर में स्टैब्लिश किया जाएगा। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र को कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय की एक योजना है पीएम सेतु योजना। इस योजना के तहत स्थापित किया गया है। ठीक है? सी पार्ट इसमें सही हो जाएगा। 22 में देखो, 22 क्या कह रहा है? कह रहा है लखनऊ में आयोजित संत कबीर स्टेट अवार्ड्स समारोह। अगर आपसे पूछे ये जो अवार्ड समारोह है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आप बताओगे लखनऊ में आयोजित किया गया। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों के संबंध में तय करो कि कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है राज्य के 39 कुशल, गौर करना जरा, 39 कुशल हैंडलूम बुनकर को उत्कृष्ट प्रदर्शन और पारंपरिक बुनाई कला में जबरदस्त योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। क्या ये सही है? हाँ। अच्छा, इसमें जो पहले स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान लाया है ना, उसे पैसे मिले हैं। पहले स्थान वाले को 20,000, दूसरे वाले को 15 और तीसरे वाले को 10,000 रुपए। तो ये सी पार्ट सही होगा। अच्छा, अब इसी पुरस्कार में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? संत कबीर स्टेट अवार्ड में पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? एक है नीरज देवी, लतीश टेगुरिया और सरोज, ये हाथरस से हैं। इन्होंने प्राप्त किया है क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा अवार्ड। फिर आ जाओ 24 में, 24 में। 24 क्या कह रहा है? 24 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश के पहले हाईटेक मीडिया टावर के संबंध में सही विकल्प की पहचान करो। ये जो टावर है बरेली में बनेगा, बिल्कुल याद रखना इसको। परियोजना की लागत क्या है? 2.5 करोड़ रुपए। ये तो महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन पहला बिल्कुल महत्वपूर्ण है। लोकेशन आपसे पूछ सकता है। सी पार्ट सही है। अब आ जाओ 25 में। कह रहा है कि लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन ये किसने किया है? मोदी साहब ने। 26 में कह रहा है कि सही विकल्प की पहचान करो। 14 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्लेस क्या है? प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन, पार्क योजना में संशोधन परिवर्धन को स्वीकृति प्रदान की है। क्या ये सही है? हाँ। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि इसके अंतर्गत यदि संपर्क मार्ग की चौड़ाई 7 मीटर होगी, प्लेज पार्क में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज कैटेगरी के उद्योगों को अनुमति दी जाएगी। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं।
आओ इसको एक बार फिर समझते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, आपसे पूछा जा सकता है। इन दोनों ही स्टेटमेंट को ज़रा गौर से समझना। तो प्लेस की फुल फॉर्म आपको पता हो, प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन। 2025 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में इसे बढ़ाने के लिए, याद रखें, औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए इसे स्वीकृति प्रदान की है। अच्छा, अब इसकी एक खूबी ये है, इसमें साफ-साफ कहा गया है कि इसके अंतर्गत अगर जो संपर्क मार्ग हैं, इनकी चौड़ाई 7 मीटर होगी, तो फिर ग्रीन ऑरेंज कैटेगरी के उद्योगों को अनुमति प्रदान की जाएगी। अब आ जाओ 27 में। प्रदेश के किस जनपद में देश के पहले रिवर सेल के गठन को मंजूरी मिली है? गोरखपुर है ये, गोरखपुर, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28 में आओ। कह रहा है सही विकल्प पहचानो। वाराणसी में देश की पहली वाटर टैक्सी का संचालन होगा क्या? हाँ। लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी पार्क कला श्रेणी में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हुआ है क्या? हाँ। दोनों सही है। इस शहर में देश की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया, नोएडा में। ठीक है, याद रखोगे। और आगे बढ़े। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। क्या बता सकते हो ये कौन से नंबर का था? ये 27वें नंबर का था। 27। 31 क्या कह रहा है? कह रहा है कि आईआईटी कानपुर के द्वारा 3D सौर चुंबकीय मानचित्र के संदर्भ में ये विकल्प दिए हैं, बताओ कि कौन सा सही है। ये मानचित्र 30 वर्षों के उपग्रह आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण एसओएचओ और एसडीओ उपग्रह के आंकड़ों का उपयोग करके किया गया है, ये बिल्कुल सही है। सी पार्ट सही हो जाएगा। 32 क्या कह रहा है? 32 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस 2026 मनाया गया अभी। इसके संबंध में ये कथन दिए हैं। ये जो आयोजन हुआ है लखनऊ में हुआ, 24 से 26 जनवरी तक हुआ, बिल्कुल ठीक है। थीम है विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। अर्थात सही हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अब आ जाओ 33 में। इसमें कह रहा है कि रामसर सूची में नवीन आर्द्र भूमियों के समावेशन के संदर्भ में ये कथन दिए हैं, पढ़ो और बताओ कि कौन सही है। पटना पक्षी अभयारण्य और छारी धांड को भारत के रामसर नेटवर्क में शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है। 2014 में भारत में रामसर स्थलों की संख्या 98 थी क्या? गलत है। 2026 में है, ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। केवल और केवल एक सही है। 34 कह रहा है कि 31 जनवरी 2026 को भारत का नया रामसर स्थल घोषित किया गया। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, किस जिले में है? एटा में। उत्तर प्रदेश के एटा में। अब आ जाओ 35 में। मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन पशुधन बीमा योजना के संबंध में सही विकल्प की पहचान करो। बीमा प्रीमियम 85% कौन देगा? राज्य। बिल्कुल सही है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था। यह योजना केवल डेयरी व्यक्तिगत पशुपालकों पर लागू नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा। पार्ट केवल सही है। 36 देखो। 36 कह रहा है कि एक जिला एक व्यंजन ओडीओसी इस पहल के संदर्भ में देखो कौन सही है। यह पहल एक जिला एक उत्पादन मॉडल से प्रेरित है, बिल्कुल ठीक है। इसमें प्रत्येक जिले औद्योगिक उत्पादों को प्रोत्साहित करेंगे। अच्छा, ओडीओसी में औद्योगिक उत्पाद थोड़ी ना आएंगे, इसमें तो व्यंजन आते हैं, है ना? तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। ए पार्ट सही होगा केवल। 37 देखो। आबकारी निर्यात नीति 2026 से 29, मैं बार बार कह रहा हूँ ये महत्वपूर्ण है, इसकी अवधि जरूर याद रखना। इस संबंध में सही कथनों की पहचान करो। उत्तर प्रदेश किस प्रकार की निर्यात उन्मुख आबकारी नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है? ठीक है। ईएनए क्या है? एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के निर्यात शुल्क को घटा के 0.5 प्रति लीटर कर दिया गया है, ये भी सही है। अर्थात 1 और 2 यहाँ दोनों सही हो जाएंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 में। पद्म पुरस्कार 2026 के संदर्भ में देखो कौन सा सही है। 2026 में उत्तर प्रदेश को कुल 11 पुरस्कार मिले हैं और ये जो एन राजम है ये वायलिन से संबंधित हैं। इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है, दोनों सही हैं। ठीक है। 39 देख लो जरा। 39 में क्या कह रहा है? कह रहा है 22 फरवरी 2026 को मेरठ में नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो मार्ग का संयुक्त रूप से उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? मोदी साहब के द्वारा। एनएसएसटीए क्या है ये? इसका नाम है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण प्रशिक्षण एकेडमी। इसके संबंध में देखो कौन सही है। तो एनएसएसटीए की जो स्थापना है 2009 में करी गई थी अपने नोएडा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का शहर है ये नोएडा, यहीं पर है। आपसे अलग से भी स्टैटिक जीके के रूप में पूछ सकता है ये कहाँ पर है? नोएडा में।
इसके अलावा तो पहला तो सही है। वो कह रहा है संस्था सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करती है, ये भी सही है। अर्थात 1 और 2 दोनों सही हैं।